हाँ जी, चेक कर रहे थे, वो क्वालिटी चेकअप हो गया इसका। अभी जो वीडियो आ रहे हैं 1080 पिक्सल पे आएंगे। लॉकडाउन की वजह से यूट्यूब ने अपनी क्वालिटी को डाउन कर रखा है, इसीलिए अब ये 8 मिनट की वीडियो 1 GB के लगभग बनी थी है, तो थोड़ा टाइम लग गया। तो अब मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि मान लो कि अपने पास में 2 वोल्ट का सेल है, और ये 2 वोल्ट का जो सेल है इसको हमने जोड़ा एक बाह्य प्रतिरोध से, जिसका 1 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है, अब बाह्य प्रतिरोध 1 ओम है, तो इसकी वजह से धारा अगर अपने निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? वोल्टेज बटा में रेजिस्टेंस। अब 2 वोल्ट इसका ईएमएफ है और आंतरिक प्रतिरोध है मान लो 1 ओम का। तो अगर हमने देखा कि इसमें धारा कितनी बहेगी, तो धारा बहेगी 2 बटा में प्रतिरोध 1 ओम ये है और 1 ओम ये है, दोनों मिला के कितने हो गए 2 ओम, तो 1 एम्पियर धारा बहेगी। इसी को अगर मैं उस सेल के नज़रिए से अगर दिखाऊं मैं कि भाई ये सेल था और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, तो आई जो होगा वो क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज सॉरी ईएमएफ बटा में आर प्लस आर। तो ये मेरे को मिला आई आर प्लस स्मॉल आई आर। अब जो गौर करने वाली बात है वो क्या है कि जो हमें आउटपुट यानी कि बाहर जो हमारा लोड लगा हुआ है उस पे जो विभवांतर मिला वो तो खाली आई इंटू आर ही मिला है। अगर यहाँ देखें अपने आर कितना था 1 वोल्ट सॉरी 1 ओम और धारा 1 एम्पियर, तो जो मेरे को वोल्टेज बार मिला है वो खाली 1 वोल्ट ही मिला है। तो ये 1 वोल्ट जो होगा इसको बोलेंगे अपने टर्मिनल विभवांतर, यानी कि बाह्य परिपथ में जितना विभवांतर अपने को मिला है, तो ये टर्मिनल विभवांतर हो गया। और ये ईएमएफ जो है वो सेल की वास्तविक जो उसका विभवांतर जो उत्पन्न करने की क्षमता है वो है। तो यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना आएगा? एप्सिलॉन माइनस आई आर बटा में आई। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये मेरा है ईएमएफ, ये टर्मिनल विभवांतर और ये दोनों का अंतर और बटा में धारा। तो इस प्रकार से आंतरिक प्रतिरोध है वो हमें प्राप्त हो गया। ये आंतरिक प्रतिरोध किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? ये एक तो करेगा प्लेटों के मध्य की दूरी पे। प्लेटों के मध्य दूरी, जितनी प्लेटों के मध्य दूरी कम होगी उतना ही प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। दूरी अगर बढ़ाओगे तो जो आयनों के प्रवाह में बाधा है वो ज़्यादा होगी, तो यह आर क्या है? बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ है विद्युत जो अपघटय है उसकी सांद्रता। सांद्रता पे भी क्या करेगा? ये डिपेंड करेगा। और तीसरी चीज इलेक्ट्रोडों का डूबा हुआ भाग, जितना ज़्यादा भाग इनका डूबा हुआ होगा। अब मान लो कि एक तो इलेक्ट्रोड जो है वो अपघटय में सिर्फ इतने से डूबे हुए हैं, तो सीधी सी बात है कि कम भाग इनका जो है वो विद्युत अपघटय के संपर्क में है, तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा हिस्सा इनका डुबा दिया तो अब प्रतिरोध क्या है? घट जाएगा। तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं। उसके अलावा एक चीज़ और, जो सेल जो होते हैं इनका तापमान अगर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आर के मान में कमी आएगी, और टेम्परेचर अगर घटा दें तो आर के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि। देखा होगा सर्दियों के अंदर क्या होता है? बाइक स्टार्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती स्टार्ट? क्योंकि सर्दियों में जो बैटरी लगी होती है किसी भी बाइक के अंदर, वो बैटरी का टेम्परेचर जो है वो घटने की वजह से आर जो है वो बढ़ जाता है। आर बढ़ेगा तो आई के मान में क्या हो जाएगी? कमी। तो जो स्पार्किंग जनरेट होनी चाहिए इंजन को स्टार्ट करने के लिए वो नहीं हो पाती, इसीलिए सर्दियों में देखा होगा बाइक स्टार्ट नहीं होती जल्दी से। और यही हाल होता है जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसीलिए वहाँ पे क्या करते हैं कि गाड़ी को अगर 5 मिनट के लिए बंद करना हो तो बंद करने के बजाय उसको न्यूट्रल करके छोड़ देते हैं, क्योंकि दोबारा स्टार्ट करने में क्या होगा? बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब अपने पढ़ेंगे भी सेलों का जो संयोजन है वो किस प्रकार से हो सकता है। तो सेलों का संयोजन जो है वो अपने बेसिकली 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक है, पहला जो है वो है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन।
श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, ये सेल और एक दूसरा सेल, इसका विभवांतर है ईएमएफ है ε1 और इसका ε2। ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध। ये पॉइंट मान लिया ए, ये बी और ये पॉइंट अपने पास में सी। तो ए से बी के बीच में अगर मैं वो जो पीछे मैंने इक्वेशन लगाई है v इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, इसको अगर मैं यूज़ करना चाहूँ, ये रही, ये इक्वेशन थी अपने पास में, ये रही एप्सिलॉन इक्वल टू आई आर प्लस स्मॉल आई आर। तो ये आई आर तो हो गया v, तो v इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन माइनस आई आर। तो इस इक्वेशन को अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो a से b के बीच में VAB इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन 1 माइनस आई आर 1। अब I करंट क्यों लिया, क्योंकि श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में तो धारा तो समान ही रहेगी। ऐसे B से C के बीच में क्या आएगा, VBC इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस आई आर 2। अब अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये एक्चुअल में VA माइनस VB है और ये है VB माइनस VC। समीकरण 1, ये समीकरण 2 जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC बराबर एप्सिलॉन 1 माइनस आई आर 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस आई आर 2। तो इनका जो योग है वो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस आई आर 1 प्लस आर 2। तो ये VB से VB क्या हो गया, कैंसल। तो VA माइनस VC बराबर, यानी कि A और C के मध्य का तुल्य विभवांतर आ गया, तुल्य जो अपने पास टर्मिनल विभवांतर वो आ गया एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस आई आर 1 प्लस आर 2। अब यहाँ गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ जो दो प्रतिरोध थे उनका तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होना चाहिए, श्रेणी क्रम तुल्य संयोजन में, श्रेणी क्रम में अगर हो प्रतिरोध तो R1 प्लस R2 ही होगा। और जो विभवांतर इनके ईएमएफ है, ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल, वो आपस में जुड़ गए। तो इनके लिए मैं अगर एक तुल्य इनका परिणामी सेल में बनाऊं या परिणामी बैटरी बनाऊं तो एप्सिलॉन एस और आर एस, एस का मतलब क्या है, सीरीज, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट सी, तो वो होगा VAC बराबर एप्सिलॉन एस माइनस आई आर एस। अब कंपेयर कराएं अगर, तो एप्सिलॉन एस की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और आर एस की जगह क्या आएगा, R1 प्लस R2। तो इस तरीके से प्रतिरोध तो जुड़ ही गए। अब मान लो कोई सोचे अगर कि सर ने अगर यूं लगाया है और मैं दूसरी बैटरी को ऐसे लगा लूँ मैं, यानी कि इनके इलेक्ट्रोड बदल दूं, तो भाई सीधी सी बात है कि इसकी वोल्टता और इसकी वोल्टता की दिशा विपरीत होगी। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, कभी इसके कारण धारा इधर जानी चाहिए और इसके कारण धारा इधर, यानी कि विपरीत दिशा है, तो अपने एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी। बाकी जो है वो प्रतिरोध पे तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है क्योंकि श्रेणी क्रम में जो है इनका परिणामी प्रतिरोध है वो योग के बराबर ही होगा इनका। तो ये इनका श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग जो है वो हम अक्सर बड़े मान का प्रतिरोध, बड़े मान का सेल है वो प्राप्त करने के लिए, या बैटरी जो है वो बड़े मान की प्राप्त हो इसके लिए अपने इसका यूज़ करते हैं। अब श्रेणी क्रम हो गया। समांतर क्रम संयोजन में क्या करेंगे, ये इसकी थोड़ी मैथ जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ये अपने पास एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये समांतर क्रम संयोजन है। ये पॉइंट ए मान लो और ये मान लो या ये मान लो, एक ही बात है। ये पॉइंट क्या हो गया, बी। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनके बीच में ना कोई प्रतिरोध है ना कोई बैटरी है। अच्छा, समांतर क्रम में है तो इनका वोल्टेज सेम रहेगा। ध्यान रखना, वोल्टेज में टर्मिनल विभवांतर में और ईएमएफ में फ़र्क होता है। टर्मिनल वोल्टेज अलग चीज़ है और विभवांतर, जो टर्मिनल विभवांतर है वो अलग है और ईएमएफ है वो अलग है। तो ये ईएमएफ जो है वो तो अलग अलग है, इनके वोल्टेज क्या है, सेम।
अब ये प्लस है और ये माइनस, इसके कारण धारा इधर बहेगी I1 और इसके कारण धारा बहेगी I2। अब ये I1 I2 जो है समांतर क्रम में धाराएं हैं, अलग अलग हो सकती है, वोल्टेज क्या रहते हैं हमेशा सेम, यानी कि टर्मिनल विभवांतर क्या रहते हैं सेम। तो इस पहले सेल के लिए देखो आप, ये बनेगा V इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1। तो यहाँ से I1 की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी आ गई, V माइनस सॉरी एप्सिलॉन 1 माइनस V बटा में R1। कैसे, V को इधर ले आए और I1 और R1 को इधर ले आए, फिर I1 चाहिए तो R1 को क्या ले आए इसके बटा में। ऐसे ही इस दूसरे सेल के लिए V बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R2, और यहाँ से I2 R2 का मान कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 माइनस V, और I2 की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन 2 माइनस V बटा में R2। I1 और I2 दोनों आ गए, तो नेट करंट जो I होगा वो कितना बनेगा, I1 प्लस I2। इनको अगर जोड़ें अपने, ये हो जाएगा, तो एप्सिलॉन 1 बटा R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बटा R2 माइनस V बटा R1 और माइनस V बटा R2 को, तो माइनस V कॉमन आ गया, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। और कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2R1 बटा में R1 R2 और V R1 R2 बटा में R1 प्लस R2 बराबर में इनके क्या है I। इसको उठा के इधर ले आओ, I को उधर ले जाओ, तो V R1 प्लस R2 बटा में R1 R2 एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 R2 माइनस I। तो ये V बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1। अब देखो इस पूरी समीकरण को मैं R1 R2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये वाला कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ R1 R2 आ जाएगा, तो ये R1 R2 R1 प्लस R2 डिवाइड में ले माइनस I R1 R2 बटा में R1 प्लस R2। ये वाला R1 प्लस R2 से तो डिवाइड किया सबको, और R1 R2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये A और B के बीच का जो वोल्टेज था वो आ गया। अब अगर मैं यहाँ इक्वेशन लिखूँ, इनके लिए तुल्य सेल अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो कैसा बनेगा, A B एप्सिलॉन PP का मतलब पैरेलल और RP। अब देखो ये V और इसके लिए अगर इक्वेशन लिखें अपने, तो V इक्वल टू एप्सिलॉन P माइनस I RP, यानी कि एप्सिलॉन P तो हो गया ये वाला, और RP जो है वो हो गया मेरा ये वाला। तो मेरे पास आ गया V इक्वल टू इन दोनों को कंपेयर कराओ, एप्सिलॉन P की वैल्यू इसके बराबर और परिणामी प्रतिरोध का मान। अब अगर ध्यान से देखो, ये दो जो सेल थे इनके समांतर क्रम के वोल्टेज को अगर आप परिणामी निकालो तो कैसा आएगा, R1 R2 के आगे लघुत्तम के रूप में, तो R1 R2 RP की वैल्यू R1 R2 बटा में R1 प्लस R2 आएगी। ये सेम चीज़ अपने को यहाँ मिली है। तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध है उनका तो जो व्यवहार है वो हम देख ही चुके हैं, और जो परिणामी वोल्टता है वो इस प्रकार से अपने को प्राप्त होगी। अब अगर मान लो कि अपने पास में
इस प्रकार के बहुत सारे सेल हो, तो उस केस में क्या होगा, बहुत सारे सेल हो अगर समांतर क्रम में, तो इनमें क्या होगा, परिणामी वोल्टता जो है, परिणामी जो प्रतिरोध है वो तो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस प्रकार से 1/Rn तक। और जो वोल्टता है उसके लिए अपने पास में क्या होगा, एप्सिलॉन ई क्यू बटा में आर ई क्यू, ई क्यू का मतलब है इक्विवेलेंट यानी कि परिणामी, बराबर एप्सिलॉन 1/R1, एप्सिलॉन 2/R2, एप्सिलॉन 3/R3, और इस तरीके से चलता जाएगा। वैसे अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इतना पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा डिटेल में अपने पास में कोई अभी तक का रिकॉर्ड है कि क्वेश्चन आए नहीं है। वैसे अपने जो सिलेबस में वो यहीं तक ही है। उसके बाद अपने बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब भाई विद्युत ऊर्जा बाकी ऊर्जाओं की तरह ऊर्जा ही है एक तरह की, हमने इसको पहले से ही स्टडी किया हुआ है। कब, 12th के अंदर जो जूल का नियम होता था वो यही था। तो है क्या ये सिंपल सी बात है कि मान लो अपने पास में एक प्रतिरोध है R, और इसके अंदर I धारा प्रवाहित करवाई है, और V इसके सिरों पे क्या है, वोल्टेज। तो ये V वोल्टेज जो है, V विभवांतर है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि A से B तक एक कूलाम आवेश को ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा, एक कूलाम आवेश को A से B तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, वो ही क्या कहलाएगा, A से B के बीच का विभवांतर। और ये जो विभवांतर है या ये जो कार्य है वो उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा जितना क्या होगा, R होगा। अब एक बात सोचो, आपको यहाँ से यहाँ तक एक कूलाम आवेश को लेके जाना है, कार्य करना पड़ेगा। R क्या है, मार्ग में बाधा, जितनी ज़्यादा बाधा होगी उतना ही ज़्यादा आपको कार्य की आवश्यकता होगी। और ये ही कार्य किसके द्वारा किया जाता है, बैटरी के द्वारा। यानी कि किए गए इसी कार्य को क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा। तो मान लो कि अपने पास में Q आवेश अपने लेके जा रहे हैं और धारा है I, तो I बराबर क्या होगा अपने पास में, Q/T। यानी कि Q आवेश को T समय में हम बिंदु A से बिंदु B तक लेके जा रहे हैं, तो इसको प्रवाहित करवाने में जो कार्य करना पड़ेगा W, वो कितना होगा। अब अपने को पता है कार्य क्या होता है, V इंटू में Q, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले कि V क्या होता है, W/Q, या फिर W क्या होता है, V इंटू Q। W क्या है, A से B तक Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो अपने पास में ओम के नियम से पहले ही रिलेशन है क्या, V जो होता है वो होता है I और R का गुणा। ये चीज़ है हमारे पास। तो अब अपने पास में कितनी चीज़ें आ गई, एक तो आ गया कार्य I, R और Q के पदों में। अब अगर मैं इस चीज़ को समय के साथ जोड़ दूं, मैं समय के साथ कैसे, वो ऐसे कि Q का मान अगर मैं IT रख दूं तो मेरे पास आएगा IR IT, यानी कि इसमें जो किया गया कार्य है वो हो जाएगा W बराबर I² R इंटू में T। और ये जो कार्य है ये अपने को ऊष्मा के रूप में भी देखने को मिलता है। प्रेस वगैरह जो होते हैं, गीज़र जो होता है, वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। तो ये W कह लो या फिर इसको कह लो कि ये H है, तो ये अपने I² RT के बराबर है। अब अगर इसको V के पदों में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं। I बराबर क्या होता है, V बटा में R, तो V बटा R का स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो ये हो गया V² बटा में R² इंटू R इंटू T। ये R से R कैंसिल कर दो तो ये V²/R। अच्छा एक चीज़ और, अगर ये टाइम को मैं ले आऊँ बटा में कार्य के, तो प्रति इकाई समय में किया गया कार्य ही क्या होता है, पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा अपने। V²/R या फिर V बराबर IR होता है, तो ये बन जाएगा I²R, यानी घूम फिर के वहीं आ गया अपने। तो ये जो शक्ति है वो होती है V इंटू I के बराबर, या फिर I² इंटू R के बराबर, या V² बटा में R के बराबर। इस जो विद्युत शक्ति है इसका मात्रक क्या होता है, सबको पता है, वाट।
1 वाट की परिभाषा पूछे तो 1 सेकंड में यदि विद्युत परिपथ में 1 जूल कार्य किया जा रहा है तो वो 1 वाट के बराबर होगा। तो ये वाट जो है ये विद्युत शक्ति की इकाई है। उसके अलावा घरों के अंदर जो अपने बिजली जो उपभोग में विद्युत ऊर्जा उपभोग में लाते हैं तो उस ऊर्जा विद्युत ऊर्जा की जो इकाई है वो क्या होगी? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई जो व्यावसायिक इकाई है वो है यूनिट, 10th में पढ़ा हुआ है, या इसको बोलते हैं किलोवाट घंटा। यानी कि अगर 1 किलोवाट का कोई उपकरण 1 घंटे के लिए लगातार उपयोग में लाया जाए तो जो विद्युत ऊर्जा खर्च होगी वो किसके बराबर होगी? 1 यूनिट के बराबर। अब इसको अगर अपने चाहें तो जूल में बदल सकते हैं। कैसे? ये किलोवाट और ये घंटा, तो 1 किलोवाट यानी कि 1000, और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 3600, तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, ये 1 यूनिट के बराबर है। अब इस पे क्वेश्चन हमने 10th में किए थे। 12th में जो है वो इस स्तर के क्वेश्चन आने की गुंजाइश क्या रहती है? कम रहती है कि भाई घर के अंदर जो है वो इतने उपकरण लगे हुए हैं और इतने घंटे तक उपयोग में लाए जाते हैं, तो 1 महीने में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होगी वगैरह वगैरह वगैरह। तो अपने उस पर इतना नहीं जाएंगे। छोटा सा एक चीज़ बता देता हूँ कि मान लो कि एक हीटर है 2 किलोवाट का और वो 6 घंटे तक चलाया जाता है डेली, रोज 6 घंटे, तो 1 महीने में कितनी ऊर्जा व्यय करेगा यूनिट के अंदर? तो इसका बड़ा सरल सा तरीका है। क्या? ऊर्जा अगर आपने निकालनी है तो शक्ति गुणा में समय। अब ये देखो कि शक्ति कितनी है? 2 किलोवाट। अब अपने को अगर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो किलोवाट में ही आना चाहिए, तो शक्ति है 2 किलोवाट, और समय कितने घंटे काम में ले रहे हैं उसको? 6 घंटे। अब ये 1 दिन का उपभोग है कितना? 12 यूनिट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 30 दिन के महीने में कितना यूज होगा, तो 30 गुणा में 12, 360, तो 360 यूनिट का खर्चा जो है वो ये करेगा। उसके अलावा वाट की एक और इकाई है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर या जो अश्व शक्ति है उसकी यूनिट क्या रहेगी? उसको अपने अगर कन्वर्ट करें तो 746 वाट एक हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति के बराबर होता है, क्योंकि शक्ति जो है वो सबसे ज़्यादा घोड़े में मानी जाती है वैसे। अच्छा, एक अलग से जूल का नियम कहीं लिखा हुआ है, तो जूल के नियम में कुछ भी नहीं है। जूल का नियम यही था, बस पी के साथ क्या आ जाएगा? डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा? अपने पास में एच आ जाएगा। तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, यानी कि अगर अपने आई करंट आर रेजिस्टेंस के थ्रू टी टाइम तक अगर प्रवाहित करवाएं तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा जो होगी वो समय के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। ठीक है जी, इस चैप्टर का थ्योरी का पार्ट जो है वो लगभग आपका पूरा हो गया। अब जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही अपने इसके जो क्वेश्चन आंसर है उस पे आएंगे। तो आप जो है इस चैप्टर को अपनी तरफ से जो समझ नहीं आया तो वीडियो को आप घुमा के दोबारा देख सकते हो आप। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक।